इतने बड़े सपने हैं, लेकिन साथ देने वाला एक भी इंसान नहीं मिला। ये है फेंग चिंग्यांग, जो टूटी हुई सेक्ट की निशानी और एक फटा हुआ कटोरा लेकर खुद ही पहाड़ पर अपना सेक्ट बसाने आ पहुंचा है। जनाब का सपना भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि सीधा एक इंपीरियल सेक्ट खड़ा करने का है। इतना बोलकर वो पूरी ताकत से आसमान की तरफ चिल्लाता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा छाया रहता है। फिर गुस्से में कहता है, मैं जैसा ट्रांसमाइग्रेटर क्या अब 2 वक्त की रोटी के लिए झुकूंगा? हालत ऐसी हो गई है कि एक फटा हुआ चोगा और टूटा हुआ कटोरा लेकर पूरा चिंग्यून माउंटेन चढ़ आया हूँ। इसके बाद वो जोर जोर से अपने डिसाइपल्स और अपने सेक्ट को आवाज लगाने लगता है कि आखिर सब लोग कहाँ गायब हो गए। लेकिन अगले ही पल सामने बचा खुचा खंडहर भी भरभरा कर गिर जाता है। ये देखकर फेंग सिर पकड़ लेता है और कहता है कि लगता है बदकिस्मती ने तो मेरा पीछा छोड़ने की कसम ही नहीं खाई। तभी उसे कल एक आंटी की बात याद आती है और वो सोचता है कि पहले पेट भरना ज्यादा जरूरी है, इसलिए अब पहाड़ से नीचे उतर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम स्क्रीन खुल जाती है। सिस्टम उसे बधाई देता है कि अब वो आधिकारिक तौर पर चिंग्यून सेक्ट का सेक्ट मास्टर बन चुका है और उसी के साथ ऑल हेवंस डिवाइन सेक्ट सिस्टम भी सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो जाता है। फेंग तो खुशी से उछल पड़ता है और कहता है, सिस्टम, आखिर तू आ ही गया। थोड़ा और लेट होता तो मेरा अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाता। सिस्टम भी तुरंत जवाब देता है कि सिस्टम देर से आ सकता है, लेकिन कभी गायब नहीं होता। इसके बाद सिस्टम उसे एक न्यूबी गिफ्ट पैक देता है। फेंग बिना एक सेकंड गंवाए उसे खोलने का फैसला करता है और खुशी से कहता है कि अब तो मैं अमीर हो गया। गिफ्ट पैक खुलते ही उसे एक गोल्डन समनिंग कार्ड, एक रैंडम रियल्म एनहांसमेंट कार्ड और एक लेवल 1 सेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्ड मिल जाता है। इन्हें देखकर फेंग खुद हैरान रह जाता है और कहता है कि इतनी किस्मत तो नॉवेल्स में भी नहीं मिलती। फिर वो सबसे पहले रियल्म एनहांसमेंट कार्ड इस्तेमाल करता है। कुछ ही पलों बाद सिस्टम उसे सीधे डोंगशू रियल्म दे देता है। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता, लेकिन अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी पावरफुल ऑरा से भर जाती है। फेंग मुस्कुराकर कहता है कि कुछ देर पहले तक तो मैं एक आम इंसान था और अब सीधे डोंगशू रियल्म में पहुंच गया हूँ। इसके बाद उसकी नजर गोल्डन समनिंग कार्ड पर जाती है। वो हाथ जोड़कर दुआ मांगता है कि कम से कम कोई ग्रेट एम्परर मिल जाए, और अगर वो नहीं तो कोई ग्रेट सेज ही सही। जैसे ही वो कार्ड एक्टिवेट करता है, सुनहरी रोशनी आसमान चीरते हुए ऊपर चली जाती है। सिस्टम समनिंग शुरू होने का ऐलान करता है और कुछ ही सेकंड बाद बताता है कि समनिंग सफल हो चुकी है। फेंग खुशी से उछल पड़ता है और चिल्लाता है कि गोल्डन लेजेंड मिल गया, मेरी किस्मत आखिर वापस आ गई। तभी पूरा आसमान कांपने लगता है, बिजली चमकती है और एक रहस्यमय दरार खुल जाती है, जिसके अंदर से सफेद बालों वाला एक बेहद ताकतवर बुजुर्ग धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। ग्रेट एम्परर के वापस आते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है और खुद का परिचय देते हुए कहता है कि किंगयून ग्रेट एम्परर लौट आया है। लेकिन अगले ही पल उसे फेंग से ऐसी भयानक प्रेशर महसूस होती है कि उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है कि अगर इस नौजवान की बात नहीं मानी तो उसका नामो निशान तक मिट जाएगा। यही सोचकर वो बिना एक पल गंवाए सीधे फेंग के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और सम्मान से कहता है, सेक्ट मास्टर ली किंगयून आपको प्रणाम करता है। साथ ही उसे दोबारा जीवन देने के लिए शुक्रिया भी अदा करता है। फेंग भी पूरा रौब दिखाते हुए कहता है कि आज से सेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वैसे ग्रेट एम्परर, फिलहाल काम चलाने लायक है। ली किंगयून जब चारों तरफ नजर घुमाता है तो अपने ही सेक्ट के खंडहर देखकर हैरान रह जाता है और दुखी होकर पूछता है कि आखिर किंगयून सेक्ट की ये हालत कैसे हो गई। लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए कहता है कि आपके नेतृत्व में ये सेक्ट फिर से अपनी पुरानी शान जरूर हासिल करेगा। इस पर फेंग मुस्कुराकर कहता है, पुरानी शान नहीं, ये उससे भी बहुत आगे जाएगा। ये सुनते ही ली किंगयून समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा इंसान कोई मामूली शख्स नहीं है, इसलिए वो सम्मान से वहां से चला जाता है। उसके जाते ही फेंग खुश होकर कहता है कि शुरुआत में ही एक ग्रेट एम्परर हाथ लग गया, अब तो गेम अपने हाथ में है। फिर वो सेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्ड निकालता है, लेकिन तभी सिस्टम नया मिशन दे देता है कि दुनिया का नंबर 1 सेक्ट बनना है तो सबसे पहले एक डिसाइपल भर्ती करो। सिस्टम तुरंत बताता है कि पहाड़ के बाहर एक अच्छा टैलेंट वाला लड़का मौजूद है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे सेक्ट में शामिल करो। ये सुनकर फेंग खुशी से कहता है कि वाह, अब तो डिसाइपल खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं, बाकी ये टूटा फूटा सेक्ट बाद में ठीक कर लेंगे।
उधर जंगल में एक घायल नौजवान कई दुश्मनों से घिरा हुआ था। दुश्मनों का लीडर हैरानी से कहता है कि इसकी सुप्रीम डिवाइन बॉडी छीन ली गई, इसे 108 तलवारों के घाव दिए गए, फिर भी ये अभी तक जिंदा कैसे है। तभी वो नौजवान अपनी तलवार उठाकर सबके सामने डट जाता है। डर के मारे सारे लोग उससे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो बस हुक्म मान रहे थे। लेकिन वो ठंडे अंदाज में जवाब देता है कि अगली जिंदगी में पहचान कर दुश्मनी करना, क्योंकि मैं चाहे कितना भी कमजोर हो जाऊं, तुम जैसे चींटे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर वो एक ही वार में सबको हवा में उड़ा देता है। लड़ाई खत्म होते ही वो राहत की सांस लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड भी खत्म हो चुका। तभी पेड़ के सहारे खड़ा बूढ़ा दुश्मन हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ यंग मास्टर शी हाओ, किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और फिर अपनी तलवार से खून चाटते हुए मुस्कुराता है कि आज मेरी किस्मत अच्छी है, क्योंकि मेरा पहला शिकार इस दौर का सबसे बड़ा जीनियस बनने वाला है। उधर ओल्ड घोस्ट लिन बड़ी चालाक मुस्कान के साथ कहता है कि मरने से पहले एक खुशखबरी भी सुन ले। तेरी सुप्रीम सेक्रेट बॉडी छीनने के बाद तेरे बड़े भाई को झोंग झो की ट्रांसेंडेंट होली लैंड ने अपना नया सेंट चाइल्ड बना दिया है, इसलिए अब आराम से मर जा। ये सुनते ही शी हाओ की आंखों से खून के आंसू निकल पड़ते हैं और वो गुस्से में चीख उठता है कि मैं अभी हार नहीं मानूंगा। तभी ऊपर से एक आवाज गूंजती है कि इतनी खुशी किस बात की है, जरा हमें भी तो बताओ। अगले ही पल फैंग आसमान से हीरो वाली एंट्री मारता है। उसे देखते ही ओल्ड घोस्ट लिन घबरा जाता है और अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दे देता है, लेकिन एक निंजा पीछे से वार करता है और फैंग बिना पलटे ही उसका हमला रोक देता है। फिर सिर्फ एक नजर डालते हुए ठंडे अंदाज में कहता है, अज्ञानियों। अगले ही पल ओल्ड घोस्ट लिन सीधा उड़कर जमीन पर जा गिरता है। इसके बाद फैंग शी हाओ की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारी प्रतिभा कमाल की है, क्या तुम मेरे किंगयून सेक्ट में शामिल होना चाहोगे? मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ। शी हाओ सम्मान से सिर झुकाकर कहता है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन अब तो मैं एक अपाहिज बन चुका हूँ। इस पर फैंग मुस्कुराकर कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा सेक्ट जिस दिन किसी को जीनियस कह दे उस दिन से वो जीनियस ही होता है। तभी ओल्ड घोस्ट लिन दोबारा खड़ा होकर धमकी देता है कि हम हुआंगझो के शी परिवार से हैं, अगर तुमने इस लड़के को बचाया तो पूरे शी परिवार का गुस्सा झेलना पड़ेगा। लेकिन फैंग बिना जरा भी डरे जवाब देता है कि मेरे किंगयून सेक्ट में ताकतवर लोगों की कोई कमी नहीं है। तुम्हारा छोटा सा शी परिवार तो छोड़ो, अगर झोंगझो की होली लैंड वाले भी यहाँ आ गए तो उन्हें भी मेरे सेक्ट के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। ये बातें सुनकर शी हाओ की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आती है और वो मन ही मन कसम खाता है कि बड़े भाई, अब तुम सेंट चाइल्ड बन गए हो तो क्या हुआ, एक दिन मैं खुद तुमसे हिसाब बराबर करूंगा। उधर ओल्ड घोस्ट लिन के आदमी फैंग की बात सुनकर पहले तो उसे घमंडी समझते हैं, लेकिन फिर उनमें से एक कहता है कि किंगयून सेक्ट का नाम तो उसने सुना है। पुराने समय में ये सच में एक बड़ा सेक्ट था, लेकिन अब इसकी हालत एक मामूली संगठन से भी बदतर है। ये सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हम भी डर गए थे, लगा था कहीं सच में किसी बड़े खिलाड़ी से पंगा न ले लिया हो। उधर वो लोग फैंग का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि हमारे यंग मास्टर तो झोंगझो की ट्रांसेंडेंट होली लैंड में शामिल हो चुके हैं और तू जैसे बर्बाद हो चुके सेक्ट का बचा खुचा आदमी हमारे मामले में टांग अड़ाने चला है। फैंग उनकी तरफ देखकर बड़े आराम से कहता है कि मेरी उम्र भले ही कम हो, लेकिन मेरी कल्टीवेशन तुम सबसे कहीं ज्यादा ऊंची है। तुम लोगों ने तो साधना करते करते खुद को इंसान से सीधा कुत्ता बना लिया है। इसके बाद वो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि अभी तो तुम बहुत हंस रहे हो, लेकिन थोड़ी देर में हंसी अपने आप गायब हो जाएगी। ये सुनते ही ओल्ड घोस्ट लिन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि फैंग सच में हमला करने वाला है, इसलिए वो घबराकर चिल्लाने लगता है कि अरे रुक जाओ, जियांगहो के भी कुछ नियम होते हैं। लेकिन फैंग उसकी एक नहीं सुनता और एक ही वार में पूरे मैदान का नक्शा बदल देता है। अगले ही पल सारे दुश्मन धूल चाट रहे होते हैं। फैंग ऐसे हाथ झाड़ता है जैसे कुछ हुआ ही न हो और शी हाओ से कहता है कि चलो, अब से तुम मेरे साथ किंगयून सेक्ट चलोगे। शी हाओ तुरंत घुटनों पर बैठकर उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। फैंग उसे उठाते हुए कहता है कि आज से तुम मेरे पहले डायरेक्ट डिसाइपल हो। ये सुनकर शी हाओ खुद यकीन नहीं कर पाता। उसे लगता है कि उसकी जैसी टूटी हुई बॉडी वाला इंसान भी किसी सेक्ट का डायरेक्ट डिसाइपल बन सकता है। वो खुशी खुशी फैंग को अपना गुरु मान लेता है। फैंग उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, बाकी शिष्यों की तरह तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल तुम्हें आउटर सेक्ट का सीनियर डिसाइपल बनाया जाता है,
अब चलो वापस सेक्ट चलते हैं। रास्ते में सिस्टम फेंग को बधाई देता है कि उसने अपना पहला जीनियस डिसाइपल भर्ती कर लिया है, इसलिए इनाम में उसे सुप्रीम रिइंकार्नेशन टेक्निक और एक ब्रॉन्ज समनिंग कार्ड मिला है। फेंग कार्ड देखकर थोड़ा मुंह बनाता है और कहता है कि सिस्टम कम से कम इस बार गोल्ड तो दे देता, लेकिन अगले ही पल सुप्रीम रिइंकार्नेशन टेक्निक देखकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि यही टेक्निक शी हाओ की टूटी हुई मेरिडियंस को दोबारा ठीक कर सकती है। तभी दोनों सेक्ट पहुंचते हैं और सामने पड़े टूटे फूटे खंडहर को देखकर शी हाओ हैरानी से पूछ बैठता है, गुरुजी, कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए? फेंग मुस्कुराकर शी हाओ से कहता है कि अभी तुम छोटे हो, इसलिए हर चीज सिर्फ ऊपर से मत देखा करो। इतना कहकर वो तुरंत सिस्टम से लेवल 1 कंस्ट्रक्शन कार्ड इस्तेमाल करने को कह देता है। अगले ही पल पूरा इलाका सुनहरी रोशनी से भर जाता है और देखते ही देखते टूटे फूटे खंडहर की जगह एक विशाल महल, तैरते हुए द्वीप और जबरदस्त आध्यात्मिक ऊर्जा वाला शानदार सेक्ट खड़ा हो जाता है। ये नजारा देखकर शी हाओ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहता है कि हमारे शी परिवार का सबसे बड़ा महल भी इसके सामने झोपड़ी जैसा लगता है। क्या यही किसी असली महान शक्ति की नींव होती है? उधर ली किंगयुन भी ये सब देखकर दंग रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि सेक्ट मास्टर ने तो हाथों हाथ पूरी दुनिया ही बदल दी। इनके पास सच में सृष्टि रचने जैसी ताकत है। इसके बाद फेंग शी हाओ से कहता है कि सेक्ट के सारे ताकतवर लोग फिलहाल साधना और ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हुए हैं, कुछ दिनों में सब लौट आएंगे। तब तक तुम्हें भी मेहनत करनी होगी और हमारे आउटर डिसाइपल से भी आगे निकलना होगा। ये सुनकर शी हाओ सोच में पड़ जाता है कि अगर आउटर डिसाइपल ही इतने मजबूत होंगे तो अंदर वाले कितने खतरनाक होंगे। फिर फेंग मुस्कुराकर कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन की समस्या मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसे तो मैं मिनटों में ठीक कर दूंगा। इतना कहकर वो शी हाओ को अपने साथ महल के अंदर ले जाता है। अंदर पहुंचते ही सिस्टम फिर से एक्टिवेट होता है और कहता है कि किसी भी महान सेक्ट की पहचान उसका मुख्य हॉल होता है, इसलिए अब इसका नाम रखा जाए। फेंग बिना देर किए घोषणा करता है कि हमारा किंगयुन सेक्ट एक दिन 9 आसमानों तक पहुंचेगा, इसलिए आज से इस हॉल का नाम किंगयुन पैलेस होगा। अगले ही पल सुनहरी पट्टिका पर किंगयुन पैलेस का नाम चमक उठता है। फिर फेंग अपने सिंहासन पर बैठकर शी हाओ से पूछता है, तो तुम वही सुप्रीम सेक्रेड बॉडी वाले हो, सही कहा ना? और शी हाओ सम्मान से सिर झुकाकर जवाब देता है, जी मास्टर। शी हाओ उदास होकर बताता है कि उसके बड़े चाचा ने धोखे से उसकी सुप्रीम सेक्रेड बॉडी छीन ली, उसकी पूरी कल्टीवेशन भी खत्म कर दी और उसके बाद वो किसी तरह अपनी आखिरी ट्रम्प कार्ड की मदद से बच निकला, लेकिन दुश्मन उसे पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचे। फेंग आराम से चाय की चुस्की लेते हुए कहता है कि बस इतनी सी बात है। फिर वो अपनी उंगली आगे बढ़ाकर कहता है कि अब मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक देने वाला हूँ जो तुम्हारी किस्मत ही बदल देगी, इसलिए अपना दिव्य ज्ञान खोलो। अगले ही पल वो टेक्निक सीधे शी हाओ के दिमाग में पहुंच जाती है। शी हाओ उसे महसूस करते ही हैरान रह जाता है और कहता है कि ये तो सुप्रीम रिइंकार्नेशन टेक्निक है, ये तो खास मेरी सुप्रीम सेक्रेड बॉडी के लिए बनी है, चाहे चोट कितनी भी भयानक क्यों न हो, इसका पहला ही चरण मेरी सुप्रीम सेक्रेड बॉडी वापस लौटा सकता है। ये समझते ही उसकी आंखों में फिर से उम्मीद लौट आती है और वो जोश में कहता है कि आज से मेरा दोबारा जन्म हुआ है। मास्टर, इस अनमोल टेक्निक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फेंग उसकी पूरी बात सुनने के बाद बड़े आराम से पूछता है कि अगर चाहो तो मैं अभी जाकर उस ट्रांसेंडेंट होली लैंड को भी खत्म कर सकता हूँ, मेरे लिए तो वो बस एक थप्पड़ की बात है। लेकिन शी हाओ तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि आपने मेरी जान भी बचाई और मुझे इतनी महान टेक्निक भी दे दी, अब मैं आपसे और कुछ नहीं मांग सकता। अपने दुश्मनों से बदला मैं अपने दम पर लूंगा। फिर अपनी तलवार कसकर पकड़ते हुए वो गुस्से से कसम खाता है कि सेंट चाइल्ड हो तो क्या हुआ, 3 साल बाद मैं उसी सुप्रीम टेक्निक के दम पर एक ग्रेट सेज तक को नीचे गिरा दूंगा। फेंग शी हाओ की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, आखिर तुम्हारे अंदर एक अडिग दिल जाग ही गया। अब जाओ और मन लगाकर साधना करो। बाहर जितने भी महल हैं उनमें से कोई भी अपना ठिकाना चुन लेना। शी हाओ सम्मान से अपने गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। उसके जाते ही फेंग पूरे खाली सेक्ट की तरफ देखकर कहता है कि अभी यहाँ बहुत सन्नाटा है, थोड़ा और लोग होते तो मजा आ जाता। फिर वो तुरंत सिस्टम से ब्रॉन्ज समनिंग कार्ड इस्तेमाल करने को कहता है। अगले ही पल एक ताकतवर योद्धा वहां प्रकट होता है जिसका नाम वांग जियान था। जैसे ही वो फेंग की आभा महसूस करता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि ये दबाव तो उसके पुराने मालिक से भी सैकड़ों गुना ज्यादा भयानक है। तभी ली किंगयुन वहां पहुंचकर आराम से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, तुम भी अब किंगयुन सेक्ट का हिस्सा हो।
वांग जियान सम्मान से अपना परिचय देता है तो ली किंगयून बताता है कि वो इस सेक्ट का सिर्फ एक गार्ड है और सेक्ट मास्टर से मिलने जा रहा था। ये सुनते ही वांग जियान अंदर हिल जाता है और सोचने लगता है कि जब इस सेक्ट का एक गार्ड ही किसी टॉप फोर्स के मुखिया जितना ताकतवर है तो इस किंगयून सेक्ट की असली गहराई आखिर कितनी होगी। थोड़ी देर बाद वो भी फेंग के सामने पहुंचकर घुटनों के बल बैठ जाता है और सेक्ट मास्टर को प्रणाम करता है। फेंग उसकी ताकत देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि पीक ट्रांसफॉर्मेशन गॉड रियल बुरा नहीं है, सिस्टम इस बार भी बढ़िया सामान दे गया। फिर वो वांग जियान को पूरे सेक्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप देता है। उसके जाते ही फेंग खुद से कहता है कि अब मेरी बारी है ताकतवर बनने की। आखिर भविष्य के नंबर 1 सेक्ट का सेक्ट मास्टर कमजोर कैसे हो सकता है। इतना कहकर वो सिस्टम से 9 कॉल्ड्रंस ग्रेट दांव एक्टिवेट करने और ऑल हेवंस डिवाइन बॉडी को अपने अंदर मर्ज करने का आदेश देता है। अगले ही पल आसमान में भयानक हलचल मच जाती है। ये देखकर ली किंगयून तुरंत समझ जाता है कि कुछ लोग दूर से किंगयून सेक्ट पर नजर रख रहे हैं। वो गुस्से में कहता है कि इन कीड़ों की इतनी हिम्मत कि मेरे सेक्ट की जासूसी करें, और फिर तुरंत उनकी तरफ हमला कर देता है। उधर फेंग के ऊपर आसमान से भयानक बिजली गिरने लगती है। ये देखकर वो खुद घबरा जाता है और कहता है, अरे भाई, मैं तो बस एक डिवाइन बॉडी मर्ज कर रहा हूँ, इतनी भारी बिजली गिराने की क्या जरूरत थी। अगले ही पल महल की छत फट जाती है और आसमान से एक विशाल सुनहरी तलवार जैसी बिजली सीधे फेंग पर टूट पड़ती है। फेंग इधर उधर भागने की बजाय दोनों खंभे पकड़कर कहता है कि बचने का कोई तरीका नहीं तो फिर सीधा झेलते हैं। इतना कहकर वो पूरी बिजली अपने ऊपर ले लेता है। जब रोशनी खत्म होती है तो फर्श पर दरारें पड़ चुकी होती हैं, लेकिन फेंग बिल्कुल सही सलामत खड़ा रहता है। वो खुद को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि अरे, मुझे तो खरोंच तक नहीं आई। फिर अपनी नई ताकत महसूस करते हुए मुस्कुराता है और समझ जाता है कि अब वो पीक ट्रांसफॉर्मेशन गॉड रियल तक पहुंच चुका है। वो कहता है कि पहले मैं सिर्फ तेजी से कल्टीवेशन करने वाला जीनियस था, लेकिन अब मैं ऐसा मॉन्स्टर बन चुका हूँ जो अपने से ऊंचे रियल्म वालों से भी लड़ सकता है। तभी सिस्टम नया मिशन जारी करता है कि 3 दिन बाद लिंगझो की शुआन्युए सिटी में होने वाली डिसाइपल रिक्रूटमेंट सभा में दूसरा जीनियस डिसाइपल मिलेगा, इसलिए पहले से तैयारी कर लो। ये सुनकर फेंग महल की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि किंगयून सेक्ट बहुत दिनों तक गुमनाम रहा, अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया इसका नाम फिर से जाने। उधर शी हाओ महसूस करता है कि सेक्ट के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से 10 गुना ज्यादा घनी हो चुकी है। वो हैरान होकर सोचता है कि यहाँ तो किसी सुअर को भी छोड़ दो तो शायद वो भी संत बन जाए। फिर वो समझ जाता है कि ये सब उसके मास्टर की ही वजह से हुआ है। तभी फेंग उससे उसकी प्रगति पूछता है। शी हाओ सम्मान से बताता है कि वो अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म के मिड स्टेज तक पहुंच चुका है। फेंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि बुरा नहीं, अब तैयारी करो, मेरे साथ पहाड़ से नीचे चलना है। शी हाओ हैरानी से पूछता है कि आखिर कहाँ। फेंग जवाब देता है कि लिंगझो की शुआन्युए सिटी, जहां डिसाइपल रिक्रूटमेंट सभा होने वाली है। अब हमारे सेक्ट में भी कुछ नए चेहरे आने चाहिए। थोड़ी देर बाद तीनों शुआन्युए सिटी पहुंचते हैं, जहां हर तरफ उसी सभा की चर्चा हो रही होती है। लोग कहते हैं कि इस बार सिर्फ बड़े बड़े ओवरलॉर्ड लेवल सेक्ट ही नहीं, बल्कि 5 होली लैंड भी यहां अपने लोग भेज रहे हैं। अगर किसी की किस्मत खुल गई और होली लैंड में जगह मिल गई तो उसकी जिंदगी ही बदल जाएगी। तभी फेंग, शी हाओ और वांग जियान शहर के गेट पर पहुंचते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें रोक लेता है। वो पूछता है कि किस सेक्ट से आए हो और हेवनली मशीन पेविलियन का इनविटेशन कहाँ है। फिर उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यहाँ सिर्फ सेकंड रेट या उससे ऊपर के सेक्ट ही डिसाइपल भर्ती कर सकते हैं, वो भी आधिकारिक निमंत्रण के साथ। तुम लोगों के पास तो एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर तक नहीं है, इसलिए यहाँ तमाशा मत करो। जाओ और बाहर उन आवारा कल्टीवेटर्स के साथ लाइन में खड़े हो जाओ। ये सब सुनकर फेंग बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ओह, तो सेकंड रेट फोर्स की इतनी औकात हो गई है। गार्ड की बातें सुनकर फेंग हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि तुम लोगों ने तो हमारे लिए अंदर जाना ही मुश्किल कर दिया। तभी वांग जियान आगे बढ़ता है और गुस्से में कहता है कि ये हेवनली मशीन पेविलियन आखिर है क्या चीज, मैंने तो इसका नाम तक नहीं सुना। और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे किंगयून सेक्ट को रोको।
अगले ही पल उसकी आभा पूरे शहर के गेट पर फैल जाती है। जमीन फटने लगती है और गार्ड का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो तुरंत पहचान लेता है कि सामने खड़ा आदमी पीक ट्रांसफॉर्मेशन गॉड रियल्म का एक्सपर्ट है। ये सुनते ही आसपास मौजूद सभी लोग डर के मारे जमीन पर गिर पड़ते हैं। गार्ड खुद भी घुटनों के बल बैठकर खून उगलते हुए बार बार माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि सीनियर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए और अंदर पधारिए। फेंग बिना कुछ बोले बस आगे बढ़ जाता है और तीनों सीधे शहर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उधर डिसाइपल रिक्रूटमेंट सभा पूरे जोरशोर से शुरू हो चुकी होती है। एक एक उम्मीदवार की उम्र, ताकत और टैलेंट की जांच हो रही होती है। तभी एक चंचल लड़की अपनी सीनियर से उत्साहित होकर कहती है कि आखिरकार प्रतियोगिता शुरू हो गई। इतने दिनों से तो बोर हो रही थी। फिर वो पूछती है कि क्या ईस्टर्न रीजन में भी सेंट्रल रीजन जैसे जीनियस मिल सकते हैं। उसकी सीनियर मुस्कुराकर जवाब देती है कि दुनिया को कभी कम मत समझो। हमेशा तुमसे बेहतर कोई न कोई होता है और हर आसमान के ऊपर एक और आसमान मौजूद होता है। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक फेंग पर पड़ती है। वो उसकी तरफ देखते ही उसकी आभा महसूस कर लेती है और अंदर ही अंदर चौंक जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि ये युवक बिल्कुल साधारण नहीं है। दूसरी तरफ फेंग भी उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि दिलचस्प। इस बार तो सेंट्रल रीजन के लोग भी यहाँ तमाशा देखने आ पहुंचे हैं। तभी सिस्टम उस लड़की की पूरी जानकारी दिखाता है। उसका नाम लेंग बिंगनिंग है। वो युकिंग पैलेस की एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर है और उसकी कल्टीवेशन अर्ली ट्रांसफॉर्मेशन गॉड रियल्म तक पहुंच चुकी है। लेकिन तभी सिस्टम अचानक एक और नोटिफिकेशन देता है कि दूसरा चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी मिल चुका है, इसलिए उसे तुरंत अपने सेक्ट में भर्ती करो। ये सुनते ही फेंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत सिस्टम से उसकी पूरी जानकारी खोलने को कहता है। अगले ही पल स्क्रीन पर नाम आता है लिन बाई, जो ग्रेट झोव डायनेस्टी के लिन परिवार का बड़ा बेटा है। साथ ही सिस्टम दिखाता है कि उसके पास अज्योर लोटस स्वॉर्ड बॉडी है, लेकिन वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई। उधर सिस्टम जिस चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी की बात कर रहा था, उसकी हालत तो बिल्कुल खराब थी। लिन बाई दर्द और बेप्सी में चिल्ला रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो भविष्य का ग्रेट एम्परर बनने वाला था, लेकिन आज एक छोटे से डिसाइपल रिक्रूटमेंट टेस्ट तक में हार गया। तभी एक आदमी उसे धक्का देकर गिरा देता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि 25 साल की उम्र में बस मिड क्यूई रिफाइनिंग तक पहुंचा है और खुद को भविष्य का ग्रेट एम्परर बोल रहा है। यहाँ तमाशा मत बना। तभी एक लड़की जिसका नाम छिंगर था, लिन बाई को संभालते हुए कहती है कि दुखी मत हो, अगर यहाँ जगह नहीं मिली तो कहीं और मिल जाएगी। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम जरूर आसमान छूओगे। इसके बाद वो बताती है कि उसने पहला टेस्ट पास कर लिया है और अब दूसरे राउंड के लिए जा रही है। लिन बाई मुस्कुराकर उसे सावधान रहने को कहता है, लेकिन उसके जाते ही उसका चेहरा फिर से उदास हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसकी हालत इतनी खराब क्यों है। दूसरे लोग 25 साल की उम्र तक मिड क्यूई रिफाइनिंग पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पिछले 10 सालों से अर्ली क्यूई रिफाइनिंग में ही अटका हुआ है। क्या उसकी पूरी जिंदगी बस लोगों का मजाक बनने के लिए ही रह गई है? तभी फेंग उसके सामने आकर मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारे दिल में बहुत बड़ी परेशानी है और मेरा सेक्ट ऐसे लोगों की मदद करना सबसे ज्यादा पसंद करता है। लिन बाई सम्मान से पूछता है कि आप कौन है। इस पर फेंग अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं किंगयून सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ। हमारे सेक्ट का तुमसे भाग्य का रिश्ता है और मुझे तुम्हारे अंदर असाधारण प्रतिभा दिखाई दे रही है, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ, मेरे किंगयून सेक्ट में शामिल हो जाओ। ये सुनते ही लिन बाई की आंखें भर आती हैं। वो भावुक होकर कहता है कि पूरे 10 सालों में पहली बार किसी ने उसकी काबिलियत पर भरोसा किया है। अब उसे किसी बड़े सेक्ट की परवाह नहीं, बस ऐसी जगह चाहिए जहां वो मन लगाकर साधना कर सके। फिर बिना एक पल गंवाए वो घुटनों पर बैठकर किंगयून सेक्ट में शामिल होने की हामी भर देता है। फेंग मुस्कुराकर कहता है कि आज जो फैसला तुमने लिया है, एक दिन इसी पर सबसे ज्यादा गर्व करोगे। तभी फेंग अपनी आंखों से लिन बाई की असली हालत देखता है और तुरंत समझ जाता है कि उसकी अज्योर लोटस स्वॉर्ड बॉडी अभी तक एक्टिव ही नहीं हुई। पिछले 10 सालों से उसने जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी की, वो सारी उसकी बॉडी चुपचाप अपने अंदर जमा करती रही। इसी वजह से वो कभी ब्रेक थ्रू ही नहीं कर पाया। सब कुछ समझने के बाद फेंग कहता है कि चलो
अब वापस सेक्ट चलते हैं। लेकिन लिन बाई विनती करता है कि थोड़ा रुक जाइए, मैं छिंगर को ये खुशखबरी बताना चाहता हूँ। तभी पीछे से एक सुनहरे कपड़ों में घमंडी युवक अपने लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और हंसते हुए ताना मारता है कि अरे, ये तो यंग मास्टर लिन है। क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले ही राउंड में फेल हो गए? एक निकम्मा पहले टेस्ट तक पास नहीं कर पाया, इससे बड़ी हंसी की बात और क्या होगी। इतने में उस घमंडी लड़के का एक चमचा आगे बढ़कर हंसते हुए कहता है कि यंग मास्टर, आप इस कचरे से बहस ही क्यों कर रहे हैं? ये तो सुअर से भी गया गुजरा है। पूरी टोली जोर जोर से हंसने लगती है और बार बार कहती है कि ये तो सुअर से भी बदतर है, सुअर से भी बदतर है। ये बातें सुनकर लिन बाई की मुट्ठियां अपने आप भींच जाती हैं। तभी फेंग चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। अगले ही पल उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। उधर वो घमंडी युवक फेंग, शी हाओ और वांग जियान को देखकर मुस्कुराता है और ताना मारते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये तीनों तुम्हारे दोस्त हैं। फेंग की तरफ देखकर हंस पड़ता है और कहता है कि इसके शरीर में तो जरा सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। सच ही कहा गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। जो लोग कचरे के साथ घूमते हैं वो खुद भी कचरा ही होते हैं। ये सुनते ही लिन बाई गुस्से से चिल्लाता है कि वांग तियान, अपनी जुबान संभाल, मेरे सेक्ट मास्टर की बेइज्जती करने की हिम्मत मत करना। तभी वांग तियान का एक आदमी धीरे से उसके कान में कहता है कि अभी मैंने इसे किंगयून सेक्ट का नाम लेते सुना है। लगता है लिन बाई उस बर्बाद हो चुके सेक्ट में शामिल हो गया है। ये सुनकर वांग तियान पहले हैरान होता है, फिर हंसते हुए पूछता है कि किंगयून सेक्ट, आखिर वो कौन से जंगल का सेक्ट है? उसका आदमी तुरंत जवाब देता है कि वही सेक्ट जिसे पूरी दुनिया बहुत पहले छोड़ चुकी है। एक बर्बाद सेक्ट अब कचरे जैसे लोगों को भर्ती कर रहा है। इससे बढ़िया जोड़ी और क्या होगी? इतना सुनते ही पूरी टोली ठहाके लगाने लगती है। तभी फेंग आराम से अपना कान खुजलाते हुए कहता है कि अच्छा हुआ, अब बंदरों की चीख पुकार खत्म हुई, मेरे कानों को थोड़ी शांति तो मिली। फिर वो सिर्फ एक शब्द बोलता है, अज्ञानी। अगले ही पल वांग जियान बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और एक ही वार में वांग तियान को इतनी जोर से उड़ाता है कि वो दूर जाकर जमीन में गड्ढा बना देता है और उसका पंखा भी हाथ से छूटकर अलग जा गिरता है। ये नजारा देखकर लिन बाई पूरी तरह दंग रह जाता है। वो पहली बार किसी असली ताकतवर कल्टीवेटर की शक्ति अपनी आंखों से देखता है और मन ही मन कसम खाता है कि एक दिन मैं भी इतना ताकतवर बनूंगा कि एक ही वार में हर अन्याय का जवाब दे सकूं। वांग तियान के मरते ही उसके साथी डर के मारे कांपने लगते हैं। वो घबराकर चिल्लाते हैं कि तुम लोगों ने हमारे यंग मास्टर को मार डाला, अब तैयार रहना, पूरा वांग परिवार तुमसे इसका बदला लेगा। लेकिन फेंग लाश की तरफ एक नजर डालकर बिल्कुल ठंडे अंदाज में कहता है कि अब उस वांग परिवार के बचने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता है और जाते जाते बस इतना कहता है कि अगर अगला जन्म मिले तो इस बार आंखें खोलकर जीना। उधर आसपास खड़े लोग ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। कोई कहता है कि ये भाई तो सच में खतरनाक निकला, टॉप फैमिली के यंग मास्टर को बिना सोचे खत्म कर दिया। दूसरा कहता है कि वांग तियान तो लोगों के लिए जीता जागता शैतान था, आज पहली बार किसी ने उसका घमंड तोड़ा है। तभी पीछे से एक बुजुर्ग आवाज लगाती है कि जरा ठहरिए, यूं चले जाना ठीक नहीं होगा। फेंग पलट कर देखता है और थोड़ा परेशान होकर कहता है कि अब क्या हुआ? क्या मेरे किंगयून सेक्ट का हर फैसला भी तुम लोग ही करोगे? इस पर बुजुर्ग तुरंत हाथ जोड़कर अपना परिचय देते हैं कि वो हेवनली मशीन पेविलियन के एल्डर ओल्ड श्याओ हैं और इसी डिसाइपल रिक्रूटमेंट सभा के आयोजक भी। वो साफ कहते हैं कि वांग परिवार जैसी छोटी ताकतों के मरने जीने से उनके पेविलियन को कोई मतलब नहीं। दरअसल वो सिर्फ फेंग और उसके सेक्ट को आगे होने वाली एक्सचेंज सभा में आमंत्रित करना चाहते हैं। अंदर ही अंदर ओल्ड श्याओ भी हैरान थे। उन्हें तो बताया गया था कि किंगयून सेक्ट बर्बाद हो चुका है, लेकिन अभी जिस काले कपड़ों वाले गार्ड ने हमला किया उसकी ताकत तो अथाह थी। क्या इस सेक्ट को कोई महान विरासत मिल गई है? तभी सिस्टम फेंग को नया मिशन देता है कि अब ईस्टर्न रीजन में किंगयून सेक्ट का नाम मशहूर करना है। फेंग मुस्कुराकर सोचता है कि वैसे भी खाली बैठा हूँ, चलो थोड़ा खेल ही लेते हैं। फिर वो ओल्ड श्याओ का निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। ओल्ड श्याओ खुशी खुशी उन्हें सेंट्रल टावर की तरफ ले चलता है। रास्ते में फेंग लिन बाई का परिचय अपने लोगों से करवाता है। वो कहता है कि ये तुम्हारे बड़े सीनियर ब्रदर शी हाओ हैं और ये हमारे किंगयून सेक्ट के प्रोटेक्टर वांग जियान। लिन बाई दोनों को सम्मान से प्रणाम करता है, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है।
जो इंसान अभी एक पल में वांग तियान को खत्म कर गया, वो अगर सिर्फ सेक्ट का गार्ड है तो उसके सीनियर ब्रदर कितने ताकतवर होंगे, और फिर सेक्ट मास्टर आखिर किस रियल में होंगे। लेकिन तभी फेंग खांसकर बात बदल देता है और कहता है कि आज मौसम कितना बढ़िया है। उधर शी हाओ हंसते हुए लिन बाई के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि छोटे भाई, खुशी छुपाई नहीं जाती, जो दिल में है खुलकर बोलो। बस फिर क्या था, लिन बाई का कवि मोड ऑन हो जाता है। वो पूरे जोश में कविता सुनाता है कि महान झों में चाहे कितने भी निकम्मे हों, लेकिन आज किंगयून सेक्ट में शामिल होकर मेरा सपना सच होने वाला है। अब मेरी जिंदगी सच में सफल हो गई। उसकी बात सुनकर फेंग भी जोर से हंस पड़ता है। इसी बीच लिन बाई बार बार भीड़ में किसी को ढूंढ रहा होता है। ये देखकर शी हाओ हंसते हुए पूछता है कि छोटे भाई, आखिर किसे खोज रहे हो। इस पर लिन बाई थोड़ा शर्माते हुए बताता है कि वो अपनी मंगेतर छिंगर को ढूंढ रहा है। उसने पहला राउंड पास कर लिया था और अभी दूसरे राउंड का टेस्ट दे रही है। ये सुनते ही शी हाओ उसके कंधे पर हाथ रखकर जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि वहाँ छोटे भाई, एक तरफ प्यार में भी जीत गए और दूसरी तरफ सेक्ट भी मिल गया। सच कहूँ तो अब तो मुझे तुमसे जलन होने लगी है। उधर फेंग अपने मन में सिस्टम से कहता है कि अब सिल्वर समनिंग कार्ड इस्तेमाल करने का समय आ गया है। उम्मीद है इस बार कोई दमदार तुरूप का इक्का मिलेगा। अगले ही पल कार्ड एक्टिवेट होता है और एक नई शख्सियत प्रकट होती है। फेंग उसकी ताकत महसूस करते ही मुस्कुराता है और कहता है कि पीक वॉइड शैटरिंग रियल, चलो, काम चलाने लायक तो है। तभी शी हाओ अचानक उस नए आदमी को देखकर चौंक जाता है। उसे तो पता ही नहीं चला कि ये इंसान कब सामने आ गया। वो मन ही मन सोचता है कि अगर ये दुश्मन होता तो शायद उसे मरने का मौका भी नहीं मिलता। तभी फेंग दोनों शिष्यों को बुलाकर कहता है कि तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हो। मिलो, ये है हमारे किंगयून सेक्ट के आउटर सेक्ट एल्डर, ये बाई। शी हाओ और लिन बाई तुरंत झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं। ये बाई भी मुस्कुराकर औपचारिकताओं की जरूरत नहीं होने की बात कह देते हैं। फेंग खुश होकर कहता है कि जब जरूरत थी तभी मदद भी मिल गई। अब बातें बहुत हो गई, असली शो शुरू करने का वक्त आ गया है। उधर दूसरी तरफ पूरे डिसाइपल रिक्रूटमेंट की घोषणा कर दी जाती है कि पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब सभी बड़े सेक्ट्स के बीच एक्सचेंज असेंबली शुरू होगी। वहीं सेंट्रल रीजन से आई लेंग बिंगनिंग अपनी जूनियर के साथ एरिना की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि चलो देखते हैं। वैसे यहाँ सबसे ताकतवर प्रतिभागी भी सिर्फ 18 साल की उम्र में अर्ली नेसेंट सोल रियल्म तक पहुंचे हैं और शायद मैं भी उन्हें आसानी से नहीं हरा पाऊंगी।